पर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे पर्वतों पर, लोग कम रह रहे हैं, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कम है, पौधे ज्यादा हैं, ऑक्सीजन बढ़ रही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड घट रही है। ऑक्सीजन जो बढ़ भी रही है वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे जा रही है, और ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की और कई बार कहा जाता है ऑक्सीजन की भी पर्वतों पर कमी होती है ना। तो जो भारी गैसेज है वो नीचे रह गई, जो कि हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अगर आप मैदानों में हैं तो गर्मी ज्यादा होगी, और पर्वतों में हैं तो गर्मी कम होगी। इसका कारण क्या है? भीड़भाड़, पॉपुलेशन। तुम जितनी पॉपुलेशन बढ़ाओगे उतनी गर्मी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो अब गर्मी क्यों बढ़ रही है? मतलब एक कारण पॉपुलेशन भी है। तो ऊपर जैसे जैसे जाओगे आप उच्चावच के साथ साथ, वहां पे तापमान में कमी आएगी, यानी कि वहां पे कंपैरेटिवली ठंडक होगी, राइट। तो पर्वत की जो चोटियां हैं, अगर मैं बात करूं उत्तराखंड में क्या होगा? ठंडक होगी। क्यों? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, है ना, सिक्किम में, और दिल्ली में। दिल्ली में थोड़ी सी गर्मी है। दिल्ली में नॉर्मल क्यों है? यहां पे ठंड क्यों है? यहां का वातावरण है एक्सट्रीम। सर्दी में सर्दी ज्यादा, और ठंडी में और गर्मी में गर्मी ज्यादा। क्यों? पॉपुलेशन तो एक कारण है, पर पॉपुलेशन कार्बन डाइऑक्साइड भी तो छोड़ रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में पॉल्यूशन भी मिला दो तो भी हीट होनी चाहिए। तो सर्दी क्यों हो रही है? क्योंकि पोजीशन क्या है? पर्वतों के किनारे, पर्वतों के किनारे। तो जो पर्वत से उतरने वाली ठंड है वो सीधा प्रभावित करती है इस क्षेत्र को। और ये किसी सागर तट के किनारे तो है नहीं, एक नाला जरूर बहता है दिल्ली से, मतलब नदी जरूर बहती है, यमुना, है ना। तो नहीं, सॉरी टू से, वो हम लोग थोड़ा ज्यादा नजदीक हैं तो देखने के बाद पता चल जाता है कि वो क्या है ना। तो ये जो दिल्ली का जो पोजीशन है, वो अगर मुंबई जैसी होती तो क्या होता? मुंबई जैसी होती तो क्या होता? मॉडरेट होता। क्यों होता? क्योंकि तट से दूरी, क्योंकि तट से दूरी। तो दिन में हवाएं सागर से जमीन की तरफ, और रात में हवाएं जमीन से सागर की तरफ। कारण जल की ऊष्माधारिता उच्च होती है, जो हमने प्रीवियसली थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। अब यहां पे चेन्नई की स्थिति में भी वही प्रभाव पड़ेगा जो कि मुंबई की स्थिति पे है, थोड़ा डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि मुंबई थोड़ा ऊपर है और चेन्नई थोड़ा नीचे है। किसके मुकाबले में? ये कर्क रेखा है ना, और सूर्य का जो प्रकाश है वो इक्वेटर और कर्क रेखा के बीच में होगा। तो जिन क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं पड़ रहा, वहां पे ठंडक होगी। बिल्कुल नहीं पड़ रहा मतलब ये नहीं कि पड़ ही नहीं रहा, सीधा नहीं पड़ रहा। तो इस तरीके से जो सूर्य का तप है वो एक महत्वपूर्ण कारक हो गया, और अक्षांशीय स्थिति भी महत्वपूर्ण कारक हो गई। उच्चावच महत्वपूर्ण कारक हो गया, यानी ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आएगी। ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आएगी, मान जाओ भाई, है ना। और तट से दूरी, जो तट के पास होंगे वहां पे मॉडरेट क्लाइमेट होने के चांसेस हैं, और जो तट से दूर होंगे वहां पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होने के चांसेस हैं। और वर्षा, यानी वर्षा। अब मौसिन राम जैसी जगह की बात करो तो वहां पे तो जलवायु को मुख्य प्रभावित करने वाला कारण ही वर्षण है ना। और लेकिन अगर आप बात करते हैं बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर की, यानी थार के डेजर्ट की,
तो वहां पे भी प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? वर्षा ही है। लेकिन उसकी जगह स्थिति, क्योंकि अरावली कैसे है? मानसूनी हवाओं के पैरेलल है, जिसपे हमने बात की थी। तो इसलिए क्या हो रहा है, मानसूनी हवाओं के समानांतर होने के कारण वहां बारिश नहीं होती। बादल तो बनते हैं पर बारिश नहीं होती, ठीक है ना। तो प्रति चक्रवातीय हवाएं कहते हैं इन्हें। जब बारिश धुआंधार हो, बादल भी बने और बारिश हो तूफान के साथ, तो उसे कहते हैं चक्रवातीय स्थिति, जैसी होती है उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में। और जब बादल तो हो पर वो बादल छट जाएं और बारिश ना हो, तो उसे कहते हैं प्रति चक्रवातीय दशाएं, जो कहां देखने के लिए मिलती है साधारणतः? थार के डेजर्ट में। हाँ, राजस्थान नहीं, राजस्थान के 3-4 जिले हैं जिनमें कि रेगिस्तान है, बाकी सब तो हरा भरा है। जी, पानी की तो कमी है हमारे भी। अंदाजा लगता है, ऐसा लगता है कि वहां पे पानी की कमी है, कहीं पानी की कमी नहीं, ठीक बरस रहा है राम जी। ग्राउंड वाटर नीचे है, क्योंकि उसका कारण क्या है? देखो ये है मध्य प्रदेश, भाई ये देखो ये है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश का उच्चावच ज्यादा है, मध्य भूमि कहा जाता था, ऊंचा है, पठार का निर्माण हुआ है। ये हो गया गुजरात। तो ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में कोई मुख्य नदी नहीं है, छोटी छोटी नदियां मानसून से निर्मित हो जाती हैं। अरावली के कारण कुछ नदियां हैं, जैसे लूनी, कच्छ, मझ, है ना, स्पेन, ये नदियां हैं, पर बहुत ज्यादा नदियां नहीं हैं यहाँ पे। इसके बाद के क्षेत्र में नदियां चालू होती हैं, जहां पे कि गुजरात में आपको साबरमती और माही दिखेंगी, है ना। फिर यहां से चंबल, बेतवा और माता टीला, और फिर दूसरी नदियां आपको इस क्षेत्र में दिखेंगी। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें नदियां नहीं है, और उसका कारण भी अरावली का पैरेलल होना ही है। इसलिए ये ग्राउंड लेवल वाटर जो है यहाँ पे वो कम है। अदरवाइज बारिश तो ठीक ठाक ही होती है। जयपुर में तो हर बार बाढ़ आ जाती है, हर साल ही किसी ना किसी क्षेत्र में, है ना। और राजस्थान में अच्छी खासी खेती होती है, अलवर में, जयपुर में बढ़िया खेती होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, भरतपुर में बिल्कुल, भरतपुर तो खैर बाई चांस की बात है कि राजस्थान के पास है, वरना भरतपुर तो उत्तर प्रदेश की जो कल्चर है वही चलती है। हाँ, तो मथुरा और वो दोनों टच में है, साइकिल से लोग चले जाते हैं भरतपुर। हाँ, मतलब थोड़ा बिल्कुल नजदीक में ही है। आप जैसे गोवर्धन जाओगे तो गोवर्धन की जहाँ पे आप परिक्रमा करते हैं उससे पास में ही है भरतपुर की सीमा, तो इतना ज्यादा दूर नहीं पड़ता है। तो वहां पे तो अच्छा खासा। और जब आप केवला देव जाएंगे, जो भरतपुर में घाना सेंचुरी है, उसमें देखिए जंगल ही जंगल है। अलवर में सरिस्का में जाएंगे तो जंगल ही जंगल है, आपको काफी कुछ मतलब ग्रीनरी है। तो ऐसा ये गलत मानना है कि राजस्थान का मतलब है कि रेगिस्तान। हाँ, राजस्थान का मतलब रेगिस्तान नहीं है। राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट है, जो मुख्य रूप से 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें कि प्रॉपर डेजर्ट है। बाकी काफी जगहों पे डेजर्टिफिकेशन है, क्योंकि सागर तल से दूर हैं आप, इसलिए ग्राउंड लेवल वाटर नीचे है। दूसरा, जैसे हम पास में हैं हिमाचल के और उत्तराखंड के, अगर दिल्ली में अगर देखा जाए तो वहां पे अगर स्नोफॉल हो रहा है तो उसका प्रभाव दिल्ली में ठंडी हवाओं के रूप में होता है। सिमिलरली, अगर थार के डेजर्ट में अगर हवाएं चल रही हैं तो वो गर्म हवाएं आसपास के राजस्थान के क्षेत्रों को भी प्रभावित करती हैं उसी रूप में। खैर, ये तो प्रभाव है। 5 कारक बताए मैंने आपको जलवायु को प्रभावित करने वाले, और इनको अगर आप समझते हैं जोड़ करके, अभी मैंने आपसे डेटा पे डिस्कशन नहीं किया है इसको लेकर के, क्योंकि एक समझ बनानी जरूरी है जिसको कि आप समझ लें। तो अगर हम उच्चावच की बात करें तो हमने बात की थी हिमालय की। हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? नवीन वलित पर्वत, न्यू फोल्डिंग माउंटेन, है ना। तो दुनिया के सबसे नए फोल्डिंग माउंटेन में से एक है हिमालयाज। कब निर्माण हुआ इसका? भाई, आज से 11 करोड़ वर्ष पहले भारत जो था
वो हिस्सा था दक्षिण अमेरिका का। और आज से 1 करोड़ वर्ष पहले भारत जो इस रूप में है वो बन चुका था। तो 11 करोड़ से 1 करोड़ वर्ष के बीच में भारत का मूवमेंट हुआ साउथ अमेरिका से एशिया की तरफ जुड़ने की तरफ, और तब ये वेल्डिंग हो गई, है ना। तैतीस सागर यहां पे था जो ऊपर उठ गया और यहां पे पर्वत बन गया। कैसा पर्वत? 2 प्लेट के टकराने के कारण, मुड़ने के कारण ऊपर एक पर्वत बन गया, दैट इज हिमालय। दुनिया में सबसे ऊंची चोटियां किस पर्वत में है? हिमालय में। लगभग 2600 किलोमीटर के फैलाव में फैला हुआ है, 150 किलोमीटर चौड़ाई और 400 किलोमीटर, 150 से 600 किलोमीटर चौड़ाई है। कहीं कहीं पे 150 किलोमीटर और कहीं कहीं पे 600 किलोमीटर तक भी चौड़ाई है। अब ये हिमालय क्या करता है? हमारे लिए हिमालय का क्या रोल है? 2 रोल है। एक, हिमालय से नदियां आ रही हैं मुख्य रूप से। दूसरा, दूसरी तरफ से यानी उत्तर से जो ठंडी हवाएं आती हैं ये उनसे हमारी रक्षा कर लेता है। ठीक है ना। बाकी अब कोई कहे कि भाई चाइना से रक्षा कर रहा है या किसी से रक्षा कर रहा है, तो वो पुराने एनसीईआरटी का हिस्सा है। अब चाइना को हिमालय ना रोक रहा, ठीक है ना, क्योंकि वो तो पुराना टाइम था जिस वक्त में मिसाइल कार्यक्रम शुरुआत हुए थे। अब चाइना के पास में डोंगफेंग 41 है, तो वो हिमालय से तो रुक ना रही। डोंगफेंग 41 8000 की मारक क्षमता है, 8000 से 12000 तक किलोमीटर तक, तो अब वो इससे तो रुकेगी नहीं। और जब आईसीबीएम आ गई हैं, आईसीबीएम 2 प्रकार की होती हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। एक तो होती है क्रूज और दूसरी होती है बैलिस्टिक। है तो जो बैलिस्टिक जो आईसीबीएम बनी है उसमें वो पहले ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लमैटिक है। तो पहले ऊपर जाएगी, हिमालय तो वैसे ही क्रॉस हो जाएगा, और फिर नीचे आएगी, कहीं भी लगवा लो, हैं कहीं पे भी मार देंगे। तो इसलिए अब हिमालय का सामरिक वो महत्व तो काफी हद तक है, लेकिन काफी हद तक आप भूल जाइए कि अब हिमालय से आपकी रक्षा होगी। वैसे भी जो आजकल जो युद्ध हो रहे हैं वो तो कोरोना वायरस से हो रहे हैं, है ना। तो पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है चीन ने, ऐसा कहा जा रहा है। खैर ये एक बात है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो हिमालय का जो क्षेत्र है इससे क्या हो रहा है। इससे इस जगह का जो टेम्परेचर है वो कम है, आसपास के क्षेत्रों का टेम्परेचर ज्यादा है, तो जलवायु जो है वो मेंटेन रहती है। जलवायु कैसी रहती है? मेंटेन रहती है। तो इसलिए भारत में जो जलवायु है वो विविध प्रकार की जलवायु अलग अलग जगहों पर मिलती है, और उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो भी डिफरेंशिएट करते हैं। ऐसा इंग्लैंड में नहीं है। आप अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, स्पेन में इस तरीके की स्थिति नहीं है, क्योंकि वहां पे लगभग एक सी जलवायु पाई जाती है ज्यादातर क्षेत्रों में। या पुर्तगाल में ऐसा नहीं है, तो वहां पे लोगों के लिए जलवायु इतनी विविधता वाली नहीं है कि वो अपने ही देश में घूमने के लिए बिल्कुल ही चेंज हो जाएं जा करके। तो अब जैसे केरल के लोग हैं वो जाते हैं जम्मू कश्मीर घूमने के लिए, उन्हें लगता है किसी दूसरे देश में आ गए, है ना। और जम्मू कश्मीर वाले यहाँ जाते हैं तो केरल वाले केरल में खुश नहीं है, और जम्मू कश्मीर वाले जम्मू कश्मीर में खुश नहीं है। हाँ भाई, दोनों वो यहाँ जा रहे घूमने के लिए, ये वहां जा रहे घूमने के लिए। जो कोई सर्दी से परेशान, कोई गर्मी से परेशान, ठीक। और भारत में स्थिति कैसी है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में लोग बारिश से परेशान, और मेघालय में भी लोग बारिश से परेशान। एक जगह हो नहीं रही, दूसरी जगह रुक नहीं रही, है ना। तो एक ही देश के अंदर इतनी विविधताएं होने के कारण इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई थी। किसकी संज्ञा दी गई? उपमहाद्वीप, यानी सब कॉन्टिनेंट। किसी भी एक महाद्वीप में जो कुछ पाया जा सकता है वो सब इस देश में और आसपास में मौजूद है। सबसे पहले तो जनसंख्या मौजूद है। हम दुनिया की जनसंख्या का 1/6 है ना। तो कितने हैं टोटल महाद्वीप? और 1/6 जनसंख्या हमारे यहाँ पे है, तो हम तो भाई महाद्वीप ही हैं, है ना। फिर हमारे यहाँ उच्च वर्षा वाले क्षेत्र हैं, वन क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र हैं। जो हमने भौगोलिक परिस्थितियों की बात की थी, कि भौगोलिक विशेषताओं की बात की थी कि पर्वत, पठार, मैदान सब है हमारे यहाँ पे। तटीय क्षेत्र, द्वीप समूह, रेगिस्तान, सब कुछ है हमारे यहाँ पे।
इसलिए हमें उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, राइट। जिसमें कि जैसे माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट कहां पे है? नेपाल में। सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, 8848 मीटर्स है। क्या नाम जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। क्यों जाना जाता है सागर माथा के नाम से? टेथिस सागर की वजह से, क्योंकि टेथिस सागर ऊपर उठ गया था, फिर वो माथा बन गया। ये है कराकोरम माउंटेन्स। कराकोरम माउंटेन्स जो कि अब हमारा हिस्सा, मोस्ट ऑफ द कराकोरम माउंटेन्स हमारा हिस्सा नहीं है, पीओके में पड़ता है। लेकिन ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी होती थी और अभी तो फिलहाल तो ये पीओके में है। उसके बाद आता है हिंदू कुश। हिंदू कुश पर्वत, जब आप इतिहास पढ़ेंगे और जब आप